वेलकम टू क्लास नंबर 15। ग्रामर रूल्स की पिछली क्लास में हमने वर्ब के रूल देखे थे 10। आज वर्ब के ही रूल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करके अगले नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। आज अपने को देखना है रूल नंबर 11 और उसके आगे। रूल नंबर 11, जब भी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हों वो जुड़े हुए हों किससे, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू एंड नॉट, ये जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये स्पेशल हैं क्योंकि जब इनसे हम लोग दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से वर्ब कौन सा आएगा वो डिसाइड हो रहा होता है ना। इससे जुड़े दो से तीन रूल हैं तो वो थोड़ा सा अंतर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा याद रखने वाली जैसी चीज हो जाती है ये। तो विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया एंड सो ऑन। इस तरह के जो शब्द रहेंगे इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग वर्ब को चूज करते हैं। जैसे प्रिया एंड नॉट हर सिस्टर्स आर गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो प्रिया और दूसरा कौन, उसकी सिस्टर्स। इनको आपने कनेक्ट किससे किया, एंड नॉट। तो जब भी आपने इनको कनेक्ट किया इस तरह के या और भी दूसरे इस तरह के जो खास वर्ड्स हैं इनके द्वारा, तब जो भी यहाँ पे वर्ब आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है वर्ब आर, ये किसके हिसाब से होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो प्रिया यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए। ये वाला हो गया गलत। करेक्ट सेंटेंस किस तरह से बनेगा, प्रिया एंड नॉट हर सिस्टर्स इज गोइंग टू द पार्टी। अब ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इज आ रहा है किसकी वजह से, इस पहले वाले सब्जेक्ट की वजह से। तो प्रीवियस ईयर एसएससी में तमाम सारे इस पे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। टुगेदर विथ, अलोंग विथ, रेदर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वहां पे वर्ब को चूज करना होता है। रूल नंबर 12, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपने वापस किससे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे अंतर आप देखना रूल नंबर 11 और 12 में। यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो नॉट ओनली बट ऑल्सो के पेयर से, या नीदर नॉर के पेयर से, ईदर और के पेयर से, नन बट के पेयर से। जब इन खास वर्ड्स के द्वारा जब आप दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वहां पे जो वर्ब होगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब के सबसे नियरेस्ट जो होगा उसके हिसाब से हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे नीदर सलमान नॉर इज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो सलमान हो गया और उसके दोस्त हो गए। कनेक्ट आपने किससे किया, नीदर से, नॉर से, है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पेयर है। जब भी इस तरह की पेयर पेयर से आप लोग चीजों को या दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो जो वर्ब आएगा, यहाँ पे वर्ब है इज, ये किसकी हिसाब से आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यहाँ पे मैच कराना है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो सलमान तो बहुत दूर है ना, इससे सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, ये। फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे इज नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट किस तरह का दिखेगा, नीदर सलमान नॉर इज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी। अब ये करेक्ट हो गया। आर किसकी वजह से आ रहा है, फ्रेंड्स की वजह से, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट था उसके हिसाब से यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हमें चूज करना पड़ेगा। रूल नंबर 13, अब ये बहुत खास है। अभी जब प्रीवियस ईयर जब हम लोग कुछ पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर भी इस रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन एक दिखा था। मैनी अ या एन, मोर देन वन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसी तरह से ये बनता हुआ दिखता है। मैनी अ, मैनी एन, मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब ना। दो कंडीशंस हैं यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर में, जो नाउन आ रहा है वो भी सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर होगी। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मैनी अ, मोर देन वन, इस तरह का कुछ दिखेगा। जैसे मैनी अ मैन, अभी पिछला वाला पेपर सॉल्व किया था सीजीएल का एक शिफ्ट का, उसमें बिल्कुल इसी पर बेस एरर पूछा गया था। तो मैनी अ मैन हैव कम टू द पार्टी। अब मैनी अ, इसने तो मुझे बता दिया खास तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, नाउन जो होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। मैन तो प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, तो दोनों की वजह से ये गलत है। पहला सेंटेंस दोनों की वजह से गलत है। दूसरा देखें, मैनी अ मैन, तो मैन तो यहाँ पे इन्होंने सुधार दिया, सिंगुलर कर दिया नाउन को, पर हैव वर्ब अभी भी यहाँ पे प्लूरल चल रहा है, तो इसकी वजह से अभी भी ये गलत है ना। ऊपर तो ये दो एरर थे। तीसरा, मैनी अ मैन हैज कम टू द पार्टी, तो मैनी अ स्ट्रक्चर का पार्ट है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए है। अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। ये बड़ा खास स्ट्रक्चर है क्योंकि सवाल इस पे बनते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर याद है, पढ़ा हुआ है तो ही सवाल बन पाएगा, अदरवाइज इसमें कोई गेस वर्क फिर आप कर नहीं सकते। रूल नंबर 14, द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। इन्वर्जन जब भी हम लोग फॉलो करा रहे होते हैं, तो पिछली क्लासेस में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ इन्वर्जन से, किस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस कुछ खास होते हैं उनमें हम लोग इन्वर्जन फॉलो कर रहे होते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन फॉलोइंग केसेस, किस किस केस में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे,
व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, जब एडवर्ब के फॉर्म में, एडवर्ब से आप किसी सेंटेंस को शुरुआत करा रहे हो, ये पहला। दूसरा, व्हेन द वर्ब इज मेंट टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, विश या प्रेयर एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी हमें ये इन्वर्जन फॉलो कराना होता है। जब हम लोग क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर भी इन्वर्जन का खास ध्यान हम लोग रख रहे होते हैं। तो इस तरह के केसेस हो गए। एग्जाम्पल देखिए, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अब ये हार्डली, स्कारसली, नो सूनर देन, ये सारे जो है खास स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो एक तो उनसे जुड़ा एक कॉमन सा एरर बनता है वो, प्लस यहाँ पे इन्वर्जन भी चेक करना होता है। हार्डली, स्कारसली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ आता है देन। तो यहाँ पर हार्डली, व्हेन ये तो ठीक है, लेकिन एक एरर और कहाँ पे बनता है, इस वाले हिस्से में। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप देखिए कि नॉर्मल सेंटेंस जो भी होता है हमें अच्छी तरह से पता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब वगैरह आती है, या हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद लगी होती है। लेकिन इन्वर्जन का क्या मतलब है, ये जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन का मतलब होता है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वहां पे सब्जेक्ट से पहले उठ के आ जाती है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे देखोगे हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। नॉर्मल सेंटेंसेस में आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और बाकी की चीजें होती हैं। इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एडवर्ब से इंट्रोड्यूस कराया है तो हैड पहले आ जाएगा और आई जो कि सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। तो ये इन्वर्जन का भी ध्यान रखना पड़ता है हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर वाले उस तरह के सेंटेंसेस में। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। फिर मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कोई विश है, कोई प्रेयर है यहाँ पे बताई जा रही, तो आप देखोगे मे यू, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आपका बाद में आ रहा है, तो इन्वर्जन यहाँ पे हमें फॉलो कराना पड़ता है। तो कुछ ग्रामर के कह सकते हैं कि सेंटेंस बनाने के फिक्स्ड रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 15, व्हेन अ सब्जेक्ट बिकम्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन फॉलोइंग वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह कब कब यूज करते हैं, तो उसके लिए कुछ खास वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा हमें उन्हें यूज करना पड़ता है, ज्यादातर सेंटेंसेस में हम उन्हें यूज करते हैं। एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड। 100% ऑफ द टाइम हमें नहीं यूज करना पड़ता है, ज्यादातर केसेस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनमें यूज करने पड़ते हैं। तो एरर भी फिर उसी तरह के बनेंगे। आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, कि मैं बहुत प्रेशर कंडीशन में भी मैं जो है बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है। तो अब ये प्राइड हो गया है ना, इस ये देखो इस वर्ड लिस्ट में आया हुआ है। तो थोड़े से कुछ खास वर्ड्स हैं जो हमें रूल्स अप्लाई करने के लिए पता होने चाहिए। जैसे ऊपर हमने देखे थे रूल 11 और 12 में कनेक्टर्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, कौन सा वर्ब उसके हिसाब से लेंगे। तो ऐसे कुछ खास यहाँ पे वर्ड्स हैं, उनके हिसाब से भी हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स फिर वहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो प्राइड के बाद हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो करेक्ट सेंटेंस कैसा दिखेगा, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बींग एबल टू वर्क स्मूथली। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के कारण यहाँ पे ये अब सही हो जाएगा, एरर था पहले वाले सेंटेंस में। दूसरा देखें, वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, या फिर वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द एनवायरमेंट। तो अगेन यहाँ पर भी पहला वाला गलत है, क्योंकि अडेप्ट जो है हमारी इस रूल की लिस्ट में आ रहा है, उसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको देना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने यहाँ पे आवरसेल्व्स दे दिया, अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। प्रीवियस ईयर में डेफिनेटली इससे सवाल पूछे हुए हैं, तो ये कुछ खास वर्ड्स हैं। एक्विट आया हुआ है, एब्सेंट आया हुआ है, रिकनसाइल आया हुआ है, अडेप्ट, एडजस्ट और प्राइड, ये तीन भी आए हुए हैं। रूल नंबर 16, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, पहले देख चुके हैं। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। जब हम लोगों ने नाउन के रूल देखे थे तो वहां पर भी ये चीज आ रही थी, तो इसको हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। द काउंसिल हैज चोजन द प्रेसिडेंट, तो द काउंसिल आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। एक यूनानिमस डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, तो द काउंसिल है, काउंसिल में बहुत सारे लोग, लेकिन उसे हम एक ग्रुप की तरह, सिंगुलर एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ब हैज बिल्कुल सही है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स या हैज टेकन देयर सीट्स है ना, ऑडियंस यहाँ पे बहुत सारी है, अलग अलग सीटों पर वो बैठने वाली, इसलिए यहाँ पे द ऑडियंस है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पे हम उसे प्लूरल के सेंस में यूज करेंगे, और ये वाला सेंटेंस भी सही है। कुछ केस में हम उन्हें सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, कुछ केस में हम उन्हें प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे जब हम उनके इंडिविजुअल से डील कर रहे हो। नेक्स्ट रूल नंबर 17, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, जब सब्जेक्ट आपका जो है वो कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द एंटीसीडेंट
ऑफ द रिलेटिव, कि वो रिलेटिव प्रोनाउन किसे रिफर कर रहा है वो हो जाएगा उसका एंटीसीडेंट। इसको एग्जांपल से देखिए क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर सवाल बना हुआ है। आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, या फिर आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब जुड़ के आता है। इज का प्रयोग आई के साथ गलत है ना। तो ये हु क्या है, यहाँ पे हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसे रिफर कर रहा है, वापस आई को। तो यहाँ पे अब ये जो आपका यहाँ पे ये वाला जो वर्ब आ रहा है ये किसके हिसाब से होना चाहिए, इसके हिसाब से। इसलिए हु इज नहीं, यहाँ पे आई के हिसाब से है ना। आई के साथ इसका प्रयोग नहीं करते, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये वाला सही है और ये वाला गलत है। बहुत खास है क्योंकि आई के बाद जो सेंटेंस है ना हु के साथ इस अलग तरीके से यूज में आता है, लेकिन यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसे रिफर बैक कर रहा है, वो आई को। तो जो वर्ब है यहाँ पे इज या एम वो हमेशा आई के हिसाब से आना चाहिए, आई के साथ एम आता है। रूल नंबर 18, यूजुअली जेरंड इज यूज आफ्टर माइंड एंड डिनाई ना। अगेन ये कुछ खास वर्ड्स हो गए, माइंड, डिनाई, इसके बाद हमें जेरंड फॉर्म यूज करना होता है। कीर्ति डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब वाइल शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि कीर्ति को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर न्यूज़पेपर पढ़ते समय उसे डिस्टर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे माइंड, इसके बाद हमें क्या होता है, जेरंड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरर है इस बी वाले पार्ट में। तो इसे हम अगर करेक्ट करना चाहें, सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, इस हिस्से में कुछ ना कुछ जेरंड हमें बनाना पड़ेगा। तो कीर्ति डज नॉट माइंड गेटिंग डिस्टर्ब वाइल शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, इस तरह से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो माइंड और डिनाई के बाद यूजुअली जेरंड का प्रयोग आपको करना होता है। रूल नंबर 19, जनरली a large number of is followed by a plural verb while the large number of is followed by a singular verb। अब यहाँ पे कुछ sentences के हिसाब से यहाँ पे फर्क आ रहा होता है क्योंकि सेंस चेंज होता है। अब ज़्यादातर रूल बेस्ड ग्रामर भी आप देखोगे तो वो बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हमेशा अपर हैंड किसका रहेगा, सेंस का रहेगा, कि सेंटेंस में सेंस क्या दिया जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैच करा रहे होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज एबसेंट, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट। जब भी अ लार्ज नंबर आए तो उसके बाद हमें प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत जो उसका बड़ा ग्रुप था, वॉज नहीं, यहाँ पे वर करेक्ट होगा। तो ये सही है और ये गलत है क्योंकि वॉज की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसको वर कर दिया तो अब ये सही है। प्लूरल वर्ब हमें यूज करना है जब भी अ लार्ज नंबर ऑफ आए। द लार्ज नंबर आए ना, जैसे कि द नंबर ऑफ टूरिस्ट, इस तरह का अगर सेंटेंस है तो द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव ग्रेजुअली फॉलन ऑफ, कि जो टूरिस्ट की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती गई या घटती जा रही है। या फिर द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज ग्रेजुअली फॉलन ऑफ। अब यहाँ पे जो मेन फोकस है, एम्फेसिस है, वो द नंबर पर है। द नंबर, नंबर एक फिक्स यहाँ पे चीज हो गई, इसलिए एक सिंगुलर क्वांटिटी की तरह यहाँ पे हम उसे ट्रीट करेंगे, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग सही है, हैव का प्रयोग गलत है। तो ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला नहीं। तो ग्रामर में यही कुछ खास एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह का चलाना है। नेक्स्ट, रूल नंबर 20, इफ इट इज हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, इट इज टाइम इज यूज्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें वहां पे यूज करना होता है। बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो पिछला सीजीएल सीएचएसएल के पेपर हुए थे इस पर बेस सवाल आए हुए थे ना, एरर उन्होंने पूछा हुआ था। अगेन स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ऊपर हमने मैन इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे एक स्ट्रक्चर ये भी है। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम। इसके बाद हमें जो वर्ब है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म में हमें रखनी होती है। बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, अगर ये रूल्स हमें पहले से पता होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखे हुए रहेंगे, तो कोई चांस ही नहीं कि एग्जाम में आप इसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि गट फीलिंग वहाँ पे काम नहीं करेगी ना। ये चीज़ें वो है जो बहुत स्पेसिफिक है ना, पिन पॉइंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, कि अब यही समय है कि जब तुम्हें मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है ये आपका सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, जो आपका मेन वर्ब है। तो ये पहला वाला यहाँ पे गलत है। सही सेंटेंस किस तरह का बनेगा, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। तो खास स्ट्रक्चर, कुछ खास स्ट्रक्चर हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट या वर्ब को हम वहां पे यूज कर रहे होंगे। रूल नंबर 21, वुड रैदर, अगेन कुछ खास ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वुड रैदर इज फॉलोड बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
आफ्टर देन अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होगा ना कि मैं ऐसा करना चाहूंगा बजाय उस चीज के, तो वहां पे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है वुड रैदर के पहले, तो वुड रैदर के बाद और फिर उसके साथ देन है ना, पेयर बन जाएगा, तो उसके बाद अगेन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। एरर कैसे बनेगा, एक अलग फॉर्म में दे देंगे, दूसरा अलग फॉर्म में दे देंगे ना, वर्ब का अलग अलग फॉर्म दे देते हैं। जैसे किंजल वुड rather spend a quiet evening than attending a party। इसका मतलब किंजल प्रिफर करेगी एक शांत वातावरण वाली इवनिंग स्पेंड करना बजाय किसी पार्टी में जाने के। अब यहाँ पे वुड रैदर है ना, तो यहाँ पे वुड रैदर स्पेंड, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आया। तो अगेन यहाँ पे देन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया। इसकी वजह से यहाँ पे एरर है, तो ये जो है ये गलत लिखा हुआ है। करेक्ट करने के लिए इसको आप अटेंड कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। तो वुड रैदर और के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो देन के बाद अगेन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे ना, हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो वर्ब से रिलेटेड जो ट्रिकी कह सकते हैं कि इन्हें हम रूल्स कहेंगे। अगर स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पता है, अगर रूल्स नहीं पता है, स्ट्रक्चर देखा हुआ नहीं है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से अगर आप फेमिलियर नहीं हो, तो फिर बहुत स्लिम चांस हो जाता है कि आप एग्जाम में बना पाएंगे, फिर वही तुक्के के भरोसे देना पड़ेगा। तो ग्रामर में जो बहुत बड़ा एक पोर्शन है, इसे प्रिपरेशन करके तैयार किया जा सकता है। इसलिए इस पर अगर थोड़ी सी मेहनत अगर की जाए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करा जाए, प्रैक्टिस इसके एसोसिएटेड कर ली जाए, तो ये वो फिर एरिया बन जाएगा जहाँ पे आपको आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ना। तो ये स्कोरिंग पार्ट इसे हम कहेंगे, ना कि लक बेस्ड है। यहाँ पे लक बेस्ड नहीं है, लोग ये सब चीज़ें लोगों को पता है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम में जा रहे हैं, 5-5 सेकंड में ये सारी चीज़ें या उससे भी कम टाइम में, मतलब 1 मिनट में 3-3 4-4 सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। स्पीड तभी बनती है जब आप चीज़ों से पहले फेमिलियर होके जाते हो, प्रैक्टिस होके जाते हो, तब एग्जाम में बस एक एग्जाम आपका केवल एक मॉक टेस्ट भर जैसा रह जाता है फिर।